मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पहले अध्याय के ईंटें मन के अस्थियां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। आप इसे ध्यान से सुने। जैसे सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है, इनको हम शॉर्ट क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, हम इनको बहुविकल्पीय टाइप भी हम मान सकते हैं, क्योंकि अगर हम इनकी जानकारी हमें है तो चाहे वो किसी भी तरह से क्वेश्चन आता है तो वो हम जो है उसको कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले जो इसमें शब्दावली में आता है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इसके पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि जो पाकिस्तान में, वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी है, इसके साथ साथ और दूसरी नदियाँ भी हैं, झेलम, सतलज, चुनाव आदि कई सारी नदियाँ जो पाकिस्तान में बहती हैं। मुख्य रूप से सिंधु घाटी की या सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में ये हड़प्पा सभ्यता पनपी और इसी के नाम पर इसको सिंधु नदी के नाम पर सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि अधिकांशतः जितने भी स्थल मिले हैं या विकास जो सिंधु सभ्यता का हुआ है, इस घाटी के इर्द गिर्द हुआ है। दूसरी बात आती है कि पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया। तो हमारे पुरातत्ववेत्ता द्वारा जो ये सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण है, यानी जब ये अपने अस्तित्व में रही तब से मतलब इसका जो काल निर्धारण किया है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का काल था जब ये सभ्यता अपने अस्तित्व में रही। इसके अलावा जो एक रेडियो कार्बन 14C14 के नाम से जाना जाता है, जैसी नवीनतम विश्लेषण पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, जो सर्वमान्य है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने पहले 2600 ईसा पूर्व बताया और 1900 ईसा पूर्व के बीच का जो काल बताया इस सभ्यता का है, और जो एक हमारी वैज्ञानिक पद्धति है रेडियो कार्बन, जिसको C14 के नाम से भी जाना जाता है, तो इससे भी जो है हम किसी वस्तु की जो कितनी प्राचीन है उसकी गणना हम कर सकते हैं। तो उसने भी लगभग इतना ही बताया है, इसमें थोड़ा बहुत समय अंतर जरूर है। जैसे वहाँ 2600 था तो यहाँ 2500 है, वहाँ 1900 था तो यहाँ 1750 है। तो दोनों मत लगभग समानता उसमें देखी जाती है। एक इसके बाद जो इसमें क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन आता है कि इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम पर क्यों रखा गया, यानी हड़प्पा की सभ्यता क्यों बोला जाता है? तो इसका सीधा सीधा उत्तर है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल पर इसका खनन किया गया था पहली बार। तो वो सबसे पहले जो है हड़प्पा नगर था या स्थल था जहाँ पर जो है सिंधु घाटी के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो वो स्थल था हड़प्पा, उसी के नाम पर जो है ये हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसके जो प्रमुख जो केंद्र रहे हैं या जहाँ स्थल रहे हैं, वो मुख्य रूप से हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये आदि प्रमुख स्थल हैं। इसके अलावा हम इसको जो है मैप के माध्यम से भी जो है मैं आपको मैप शेयर कराता हूँ मैं आपको इसमें। तो ये फ़िलहाल कुछ टेक्निकल कमी है इसमें,
तो इसके मुख्य जो अब इसको जो है जो हमारा नक्शा है, जो मैप है, भारत का मैप है, उस भारत के मैप में जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत आदि जो देश का जिसमें वर्णन है, तो उसमें हम देखें तो ये हम इसके जो मुख्य स्थल हैं वहाँ पर हम उनको इंगित कर सकते हैं। और बोर्ड परीक्षा में लगभग एक दो निश्चित रूप से जो है इस सभ्यता से संबंधित स्थल पूछे जाते हैं भरने के लिए। इसके अलावा जो सभ्यता में महत्वपूर्ण जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो मोहरे, बाट, पत्थर आदि के फलक, पक्की ईंटें आदि मिली हैं। तो पक्की ईंटें और मोहरे, तो ये कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं। बाट, जिससे ये प्रतीत होता है कि ये जो सभ्यता थी ये शहरी थी और यहाँ के लोग पढ़े लिखे थे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोग अनेक प्रकार से पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद एवं जानवरों से प्राप्त भोजन का प्रयोग करते थे। तो इसमें हम फल फूल आदि हम कह सकते हैं। और भोजन के इसमें हम जो है फसलें, अनाज, जौ, मक्का आदि जो फसलें हैं, तो वो जो है या जैसे जानवरों से प्राप्त कुछ भोजन सामग्री है, तो उसमें मांस हो सकता है और उनका दूध हो सकता है, जिसका प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। इसके अलावा जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो वृषभ, बैल से परिचित थे। मोहरों पर जो है बैल का चित्र अंकित हमें मिला है, बहुत सारी मोहरें हमें प्राप्त हुई हैं, उन मोहरों पर बैल का चित्र है ना। और पुरातत्वविदों की मान्यता है कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। तो ऐसा मानना था कि जो सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वो बैलों का प्रयोग जानते थे और उसके लिए वो खेती का प्रयोग करते थे, खेती में प्रयोग उसका करते थे। राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित कालीबंगा या जिसको कालीबंगन नामक स्थान पर जूते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं। तो वहाँ इस तरह के प्रमाण मिले हैं कि जैसे खेत को जोत दिया जाता है और उसकी जो लाइनिंग इस तरह की है कि जैसे वो खेत को जोत दिया गया है। तो इसका मतलब ये लगता है, इससे ये पर्याय या ये बात सिद्ध होती है कि वो लोग खेती करते थे और वो खेतों को जोतना आदि भी जानते थे। इसके अलावा जो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो शहर है वो है मोहनजोदाड़ो, जिसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और इसके अलावा मोहनजोदड़ो एक सुनियोजित शहर था जो 2 भागों में बटा हुआ था। मोहनजोदड़ो में गलियां, सड़कों को लगभग एक ग्रिड पद्धति से बनाया गया था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो ये बड़ी विशेषता है कि वहाँ की सड़कें सीधी, चौड़ी और वो समकोण पर यानी काटती थी एक दूसरे को। तो इसका मतलब ये था कि वो सड़कों का निर्माण जो भी करते थे वो नियोजित ढंग से करते थे। इसके अलावा जो भवन निर्माण कला है वो भी उनकी अनोखी मानी जाती है। वो निश्चित रूप से वो बहुत आधुनिक, जो आधुनिकता में आज जिस तरह से मकान बनाए जाते हैं या उनको जो पद्धति है बनाने की वो लगभग आज के समान मिलती है। जैसे घर में हवादार हो, वेंटिलेशन हो, खिड़कियां, दरवाजे है ना, तो वो नालियां, पानी की निकासी का साधन, ये सारी चीज़ों की बहुत ही वो मतलब नियोजित ढंग से उसको बनाते थे। इसके अलावा जो है हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों पर कुछ समाधान मिले हैं। तो मुख्य रूप से वो जो शवों को दफनाते थे, कहीं कहीं जो है उनको जलाने का भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक प्रकार की और भी एक व्यवस्था थी कि शवों को खुले में छोड़ देते थे, जिसको जानवर आदि जो है वो निपटा देते थे या खा लेते थे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में शिल्पों में मन के बनाना, शंख की कटाई, धातु का मोहरे एवं बाट बनाना आदि ये सब शामिल थे। और नागेश्वर, बालाकोट में शंख प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा मेसोपोटामिया के लेखों में वर्णित मलुआ संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र था। और हड़प्पा क्षेत्र में व्यापार विनिमय को बाटों को
बाटों की एक सूक्ष्म प्रणाली और परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता था। तो बाटों की जानकारी से भी ये जानकारी हमें से भी हम ये बात सिद्ध कर सकते हैं कि वो लोग पढ़े लिखे थे और वो उससे विनिमय लेन देन का भी कार्य करते थे। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। आज की इस वीडियो में इन शब्दों के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ।